एक 17 साल की लड़की जूलियाने कोपके अपनी माँ के साथ एक सफर पर निकली थी। लेकिन ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बन जाएगा। अचानक प्लेन एक खतरनाक तूफान में फंस जाता है, बिजली कड़कने लगती है और फिर होता है वो हादसा जिसे सुनकर ही रूह कांप उठती है। प्लेन हवा में ही फट जाता है और जूलियाने सीधी 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है। अब सवाल ये है, क्या कोई इंसान इतनी ऊंचाई से गिरकर जिंदा रह सकता है? क्या वो लड़की बच पाएगी या जंगल की खामोशी उसे हमेशा के लिए निगल जाएगी? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी सच्ची कहानी जो न सिर्फ चौंकाती है बल्कि इंसान की हिम्मत और उम्मीद की सबसे बड़ी मिसाल बन जाती है। जूलियाने कोपके की उम्र सिर्फ 17 साल थी और वह अपनी माँ के साथ क्रिसमस की छुट्टियों के लिए पेरू के लीमा शहर से पुकाल्पा जा रही थी। उनकी फ्लाइट थी लांसा फ्लाइट 508, जो पहले भी तकनीकी दिक्कतों और सुरक्षा की अनदेखी के लिए बदनाम रही थी। लेकिन लोगों को इसका अंदाजा नहीं था। जूलियाने के पिता पहले से पुकाल्पा में थे, इसलिए माँ बेटी उसे ज्वाइन करने जा रही थी। जूलियाने के माता पिता पेशे से बायोलॉजिस्ट थे और उन्होंने जूलियाने को भी बचपन से ही जंगल और वहाँ की परिस्थितियों के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। लेकिन उस वक्त जूलियाने को क्या पता था कि वही ज्ञान एक दिन उसकी जान बचाने वाला है। फ्लाइट में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपने अपने सीट पर रिलैक्स थे। कोई किताब पढ़ रहा था तो कोई बाहर का नज़ारा देख रहा था। लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ करने के करीब 30 से 40 मिनट बाद अचानक मौसम बदलने लगा। प्लेन ने एक बड़े तूफानी बादल के अंदर प्रवेश किया और तभी खिड़कियों से बिजली की चमक दिखने लगी। प्लेन हिलने लगा, पैसेंजर घबरा गए और कुछ लोग प्रार्थना करने लगे। जूलियाने को भी पहली बार इतनी तेज डर महसूस हुआ। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक तेज धमाका हुआ और प्लेन सीधे आसमान में फट गया। अब जूलियाने हवा में थी, सीट से बंधी हुई। चारों तरफ प्लेन के टूटे हुए टुकड़े, शोर और फिर अचानक सन्नाटा। नीचे दिख रहा था सिर्फ हरा भरा और अनजान अमेजन का जंगल। मौत बस कुछ ही सेकंड की दूरी पर थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत थी। जूलियाने कोपके 10,000 फीट यानी लगभग 3 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिर रही थी। वो अपनी सीट से बंधी हुई थी और चारों तरफ सिर्फ टूटे हुए प्लेन के हिस्से उड़ रहे थे। उस वक्त उसके पास न कोई पैराशूट था, न कोई सुरक्षा, सिर्फ हवा का दबाव, शरीर पर चोटों का असर और एक अज्ञात जंगल की तरफ गिरते हुए सेकंड्स। लेकिन किस्मत, ज्ञान और प्रकृति का अजीब संतुलन काम कर गया। नीचे अमेजन का घना जंगल था और उसकी मोटी शाखाओं और पत्तों ने उसकी गिरावट को थोड़ा स्लो कर दिया। जैसे जैसे वो नीचे गिरी, शाखाओं ने ब्रेक का काम किया और जूलियाने सीधी जमीन से टकराने के बजाय धीरे धीरे झाड़ियों में जा गिरी। उसकी कॉलर बोन टूट चुकी थी, एक आंख पूरी तरह सूज चुकी थी, शरीर पर कट और खून के निशान थे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये था, वो जिंदा थी। होश आने पर जूलियाने को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो जमीन पर पड़ी थी, धूप आंखों में लग रही थी, शरीर दर्द से कराह रहा था और आसपास सन्नाटा था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो अकेली है। प्लेन का कोई हिस्सा उसके आसपास नहीं है और सबसे बुरी बात, उसकी माँ भी कहीं नहीं दिख रही थी। कुछ घंटों तक वो वहीं पड़ी रही, खुद को संभालने की कोशिश करती रही। भूख लग रही थी, प्यास भी थी, लेकिन सबसे बड़ा डर था। वो इस घने और खतरनाक अमेजन जंगल में अकेली थी। अब जंग शुरू होने वाली थी, ना सिर्फ जख्मों से बल्कि भूख, डर, जंगल के जानवरों और अकेलेपन से। लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके अंदर जिंदा रहने की जिद अब शुरू हो चुकी थी। जूलियाने को जैसे तैसे होश आया तो सबसे पहले उसने खुद को देखा। उसके शरीर पर कट थे, कपड़े फटे हुए थे, एक आंख पूरी तरह बंद हो चुकी थी और कॉलर बोन टूट चुकी थी। दर्द इतना था कि वो ज्यादा हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन उसे ये एहसास हो गया था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो जिंदा नहीं बच पाएगी। सबसे पहली जरूरत थी पानी की। उसने आसपास देखा और झाड़ियों से टपकते बारिश के पानी को अपने हाथों से इकट्ठा करके पिया। वहीं पास में कुछ मलबा पड़ा था, लेकिन कोई इंसान नहीं, ना माँ ना कोई और यात्री। अमेजन का जंगल बहुत घना था, हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं, कभी पक्षियों की, कभी दूर कहीं जानवरों की। दिन में भी रोशनी बहुत कम थी और जब रात आई तो अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ दिखना बंद हो गया। पहली रात जूलियाने किसी झाड़ी के नीचे सिकुड़कर लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि डर, दर्द और भूख ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। कीड़े उसके शरीर पर चल रहे थे, मच्छर काट रहे थे और हर आवाज से लग रहा था कि कोई जानवर आ रहा है। उसने खुद को बार बार कहा कि मुझे जिंदा रहना है,
यही सोचते हुए उसने अगली सुबह का इंतजार किया। ये जंगल अब उसकी परीक्षा लेने वाला था। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड, और जूलियाने को कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। सिर्फ खुद पर भरोसा और बचपन में सीखी कुछ बातें ही उसकी हथियार थीं। अगली सुबह जब सूरज की थोड़ी सी रोशनी जंगल के पत्तों से छनकर नीचे आई, तो जूलियाने ने खुद को थोड़ा खड़ा करने की कोशिश की। शरीर में ताकत कम थी, लेकिन दिमाग अभी भी काम कर रहा था। उसे याद आया कि उसके पिता ने एक बार कहा था, अगर कभी जंगल में खो जाओ तो पानी का स्रोत ढूंढो। नदी या झरना अक्सर इंसानी बस्ती तक जाता है। यही बात उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसने अपने चारों ओर देखा, ध्यान से सुना, और थोड़ी दूर पर बहती हुई एक छोटी धारा की आवाज महसूस की। वो दर्द और चोट के बावजूद उस दिशा में चल पड़ी। जूलियाने जानती थी कि जंगल के रास्ते सीधे नहीं होते, लेकिन पानी के बहाव का पीछा करना उसका सबसे अच्छा विकल्प था। रास्ते में जगह जगह उसे घातक कीड़े, कांटे, जहरीले पौधे और कीचड़ मिले। पैर में कांटे चुभे और कई बार वो गिर पड़ी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। हर गिरावट के बाद वो खुद को उठाकर फिर से चलने लगती। जल्दी ही वो एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंच गई। पानी साफ था। उसने पीकर खुद को थोड़ा राहत दी, लेकिन इसी नदी में जोंकें भी थीं जो उसके पैरों से चिपक गईं। एक एक करके उसने उन्हें हटाया और चलते चलते नदी के साथ आगे बढ़ने लगी। दिन भर चलने के बाद उसने एक पेड़ के नीचे रात गुजारी। अब जूलियाने को समझ आ गया था कि ये जंगल उसे आसानी से बाहर नहीं निकलने देगा, लेकिन उसके अंदर अब डर से ज्यादा एक जुनून था, अपनी जान बचाने का, अपने पिता की बातों को सच साबित करने का, और शायद दुनिया को दिखाने का कि एक 17 साल की लड़की भी मौत को मात दे सकती है। जंगल में चलते हुए चौथा या पांचवां दिन था। जूलियाने की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसके पैर सूज चुके थे, जख्मों में मवाद भरने लगी थी, और शरीर में कमजोरी इतनी हो गई थी कि हर कदम भारी लगने लगा था। लेकिन फिर भी उसने नदी का साथ नहीं छोड़ा। उसे यकीन था कि यह बहाव उसे किसी इंसानी बस्ती या मदद के पास ले जाएगा। चलना अब नामुमकिन हो गया था, इसलिए उसने पानी में उतरकर तैरने का फैसला किया। नदी का ठंडा पानी उसके जख्मों पर चुभ रहा था, लेकिन वहीं से उसे राहत भी मिल रही थी। जूलियाने धीरे धीरे तैरती रही, बहाव के साथ आगे बढ़ती रही, जैसे मौत और जिंदगी के बीच एक पतली सी डोर हो। रास्ते में कई बार उसे मगरमच्छ या सांप जैसे जीवों के डर ने घेरा, लेकिन उसने नजरें झुकाकर बिना शोर किए बस बहाव पर ध्यान रखा। एक दिन जब वो पानी में तैर रही थी, उसकी नजर एक प्लेन के मलबे पर पड़ी। उसने वहां एक शव भी देखा। कपड़े और जूते देखकर उसे लगा कि ये उसकी मां हो सकती है, लेकिन जूलिया ने कुछ कह नहीं पाई, ना ही रुक सकी। उसका मन भारी हो गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि अभी रुकना मतलब हार मानना है। तैरते तैरते उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। आंखें जल रही थीं, पेट में दर्द था और सिर चकरा रहा था, लेकिन वो जानती थी कि रुकना मतलब मौत और चलते रहना मतलब उम्मीद। इस नदी ने उसे सिर्फ रास्ता नहीं दिया था, बल्कि एक मकसद भी दे दिया था, बचना, जिंदा रहना और अपने पिता से फिर से मिलना। जूलिया ने कोपके को जंगल में चलते हुए और नदी के साथ तैरते हुए अब 9 दिन हो चुके थे। उसके शरीर की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। कॉलर बोन अब भी टूटी हुई थी, पैरों पर जोंक के निशान थे, आंखें सूज गई थीं और शरीर इतना कमजोर हो गया था कि अब वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन उसका हौसला अब भी जिंदा था। उसी दिन जब वो नदी के किनारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उसकी नजर कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। नदी के किनारे एक छोटी सी नाव बंधी हुई थी। उसके पास एक लकड़ी की झोपड़ी भी थी। जूलियाने की रफ्तार तेज हो गई। वो घिसटते हुए उस झोपड़ी तक पहुंची। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे पता चल गया था कि ये इंसानों का इलाका है। झोपड़ी में उसे कुछ खाने पीने की चीजें नहीं मिली, लेकिन उसे कीरोसिन यानी मिट्टी का तेल मिला। जूलियाने के शरीर के जख्मों में कीड़े घुस चुके थे, खासकर उसके कंधे के पास। उसने हिम्मत दिखाई और उस कीरोसिन को अपने जख्मों पर डाल दिया। दर्द इतना था कि उसकी चीख निकल गई, लेकिन उसने खुद को बुरी हालत में भी संभाल लिया। कीड़े मर गए और जख्म थोड़े साफ हो गए। उसी झोपड़ी में उसने रात गुजारी। अब उसे यकीन हो चला था कि मदद दूर नहीं है। वो चाहती थी कि अगली सुबह कोई इंसान आए और उसे देखे। यही सोचते हुए उसने आंखें बंद की। इस बार नींद में डर नहीं था, बल्कि उम्मीद थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें झोपड़ी के लकड़ी के छत से छनकर नीचे पड़ी, जूलियाने की आंखें खुली। उसे फिर से कुछ आवाजें सुनाई दीं, पत्तों की सरसराहट, इंसानी कदमों की आहट। कुछ ही देर में 3 स्थानीय लकड़हारे उस झोपड़ी की ओर आते हैं। जैसे ही उन्होंने जूलियाने को देखा, वो चौंक गए।
उनके सामने एक घायल बेहद कमजोर लड़की खड़ी थी, जिसके बाल उलझे हुए थे, शरीर पर खून और कीचड़ था और चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ था। जूलियाने ने अपनी टूटी फूटी स्पेनिश में उन्हें बताया कि वो एक विमान दुर्घटना से बची है। शुरू में उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने फ्लाइट और अपनी माँ की बात बताई तो वो समझ गए कि ये लड़की वाकई किसी बड़े हादसे से बचकर आई है। लकड़हारों ने तुरंत उसकी मदद की। उन्होंने उसे पानी पिलाया, उसके घावों की सफाई की और फिर अपनी नाव में बैठाकर उसे पास के एक गांव तक ले गए। गांव में उसे थोड़ी प्राथमिक चिकित्सा मिली और फिर उसे हवाई जहाज से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर और पुलिस भी हैरान थे कि कोई इंसान इतनी ऊंचाई से गिरकर इतने दिनों तक जंगल में अकेले रहकर कैसे जिंदा बच सकता है। जब मीडिया को इसके बारे में पता चला तो पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होने लगी। जूलियाने की तलाश में जब बचाव दल भेजा गया तब जाकर प्लेन का मलबा और बाकी यात्रियों की लाशें मिली। दुखद रूप से उसकी मां भी इस हादसे में नहीं बच पाई, लेकिन जूलियाने की हिम्मत, दिमाग और प्रकृति की समझ ने उसे वो कर दिखाने पर मजबूर कर दिया जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। जब जूलियाने कोपके को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों को उसकी हालत देखकर यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान इतनी चोटों के साथ बिना खाना पानी के इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। मीडिया में उसकी कहानी जंगल में चमत्कार के नाम से वायरल हो गई। हर न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी स्टेशन यही पूछ रहा था, 17 साल की एक लड़की कैसे मौत को मात दे आई। दुनिया उसे हीरो मानने लगी, लेकिन उसके लिए ये सब आसान नहीं था। शरीर के घाव तो धीरे धीरे ठीक हो गए, लेकिन जो जख्म मन में थे वो कहीं गहरे थे। अपनी माँ को खो देना, प्लेन के टुकड़ों के बीच जिंदा बचना और उस जंगल की हर एक रात, ये सब उसके अंदर कहीं हमेशा के लिए बस गया था। उसने इंटरव्यू देने शुरू किए, लोगों ने किताबें लिखीं, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, लेकिन हर बार जब वो उस कहानी को दोहराती तो उसकी आंखें नम हो जाती। जूलियाने ने कहा कि वो कोई सुपर हीरो नहीं थी, वो सिर्फ जिंदा रहना चाहती थी। अगर उसके पिता ने उसे जंगल के बारे में सिखाया नहीं होता तो शायद वो भी उस हादसे में बाकी लोगों की तरह हमेशा के लिए खो जाती। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और खुद एक बायोलॉजिस्ट बनी, ठीक वैसे ही जैसे उसके माता पिता थे। उसने प्रकृति को समझने में जिंदगी लगा दी, क्योंकि वो जानती थी कि वही प्रकृति एक दिन उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी और फिर वही उसकी सबसे बड़ी रक्षक बन गई। प्लेन क्रैश, जंगल की जंग और फिर दुनिया भर की चर्चाओं के बाद जूलियाने कोपके ने एक नई जिंदगी शुरू की। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और जीव विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। उसने खुद को प्रकृति और जंगलों के अध्ययन में झोंक दिया, क्योंकि वही जंगल जिसने उसकी सबसे कठिन परीक्षा ली थी अब उसका शोध क्षेत्र बन गया था। जूलियाने ने जर्मनी में बायोलॉजिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया और फिर पेरू लौटकर वहां के जंगलों में काम किया। उसकी जिंदगी अब डर या दुख में नहीं, बल्कि खोज और योगदान में बीतने लगी। उसने कई किताबें पढ़ीं और लिखीं, लेकिन अपनी कहानी को कभी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया। वो हमेशा कहती थी, मैं कोई सुपर वुमन नहीं हूं, मैं बस भाग्यशाली थी और अपने पिता की बातों को याद रख सकी। उसने कई बार लोगों को बताया कि उस हादसे ने उसे मानसिक रूप से भी बहुत कुछ सिखाया। अकेलेपन से लड़ना, डर से बाहर निकलना और खुद पर भरोसा रखना, ये सब उस 11 दिनों की परीक्षा ने उसे सिखाया था। उसने कभी पैसों या शोहरत के लिए अपनी कहानी नहीं बेची, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक जिंदगी का सबसे गहरा सच था। आज भी जब लोग जूलियाने की कहानी सुनते हैं तो उन्हें हैरानी होती है कि कोई इंसान इतने खतरनाक हालात में कैसे जिंदा रह सकता है। लेकिन जूलियाने खुद को कोई चमत्कार नहीं मानती। वो मानती है कि अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल छोटी पड़ जाती है। जूलियाने कोपके की ये सच्ची कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश सर्वाइवर की दास्तान नहीं है, बल्कि ये इंसानी हिम्मत, जिद और खुद पर भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल है। जब कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद जिंदा बच सकता है, तो जूलियाने ने ये कर दिखाया। जब जंगल ने उसे डराया, भूखा रखा, घायल किया, तब भी उसने हार नहीं मानी। वो चलती रही, तैरती रही, लड़ती रही और आखिरकार जिंदगी की तरफ जीत कर लौटी।